ग्लोबल आई टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिटर की क्लासेस जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा फिटर ट्रेड थ्योरी, उसकी जो फर्स्ट ईयर की क्लासेज है उसकी आज हम लोग की पहली क्लास रहेगी। ठीक है, बाकी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप फ्री में ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। कैसे टेस्ट देना है ये मैं हल्का सा आपको बता दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आज पहला दिन है वीडियोस का, तो आज मैं उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आपको टेस्ट देना है, कैसे उसका रिजल्ट देखना है, कैसे आप उसे रिटेक कर सकते हो, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को भविष्य में आसानी होगी टेस्ट वगैरह देने में या पीडीएफ डाउनलोड करने में। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में जनरली नॉर्मल तरीके से सर्च कर लेना है क्या, ग्लोबल आईटीआई। जैसे आप गूगल में सर्च करते हो, अब ग्लोबल आईटीआई सर्च करोगे ना, सबसे पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी globalit.org, इस तरह से लिखा हुआ। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, नया टैब ओपन हो जाएगा इस टाइप से। फिर आपके सामने कैसे ऑप्शंस आएंगे, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स। ये जो सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, मोबाइल फोन में होगा तो नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा, तो इसके लिए आपको जो यहाँ राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें आपको शो कर रही होंगी ना, 3 लाइन बनी हुई है, उन 3 लाइनों पे आप अपने फोन में क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आईटीआई कोर्स लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर इसमें आपको जो फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना है। उसके अलावा आप इंप्लॉयबिलिटी इस चीज की पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं या टेस्ट देना हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन का हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो, ठीक है, उनको भी आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे नया टैब ओपन होगा, आपको नीचे को स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करते हुए जाएंगे तो 2 ऑप्शन मिलेगा, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आप फर्स्ट ईयर वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे फिर नया टैब ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्लाइड करते हुए जाएंगे तो आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे इस टाइप से। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ बाहर भी आपको कुछ टेस्ट मिल जाएगा, ऐसे लिखा हुआ फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, बाकी आपके जो नए टेस्ट अपडेट हो रहे हैं वो कहाँ मिलेगा, तो देखिए ओवरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बगल में आपको करिकुलम का ऑप्शन दिख रहा होगा ना, तो करिकुलम वाले पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर और भी चैप्टर वाइज भी टेस्ट पड़े हुए हैं, पर जो नए वाले टेस्ट है ना, आप यहाँ नीचे देखेंगे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट के नाम से। हालांकि मैं इसको बाहर भी अभी इसको सर से बोल के मैं करवा दूंगा, तो जो ओवरव्यू लिखा हुआ ना, यहाँ आपको बाहर ही वो भी मिल जाएगा, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट के नाम से यहाँ मिल जाएगा ना। और अगर यहाँ नहीं दिखता तो अभी आप यहाँ से काम चला लीजिए, बाकी मैं इसको बाहर भी करवा दूंगा। तो यहाँ नीचे स्लाइड करेंगे तो देखिए यहाँ मिला फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 1, और शो मोड पे क्लिक करेंगे तो और भी इसके नीचे देखिए 2 है, और भी ऐसे नीचे इसमें बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी टेस्ट देना है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए मॉक टेस्ट 1 वाले पे। ठीक, जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप से ओपन हो जाएगा आपके सामने। फिर आपको नीचे स्लाइड करना है और यहाँ पर देखिए स्टार्ट का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल है कि 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट है, सारी चीजें दी हुई है, पासिंग रेट 33% है। आप स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिए। देखिए स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन खुल के आ जाएगा और इधर टाइमिंग भी आपकी चलने लगेगी। ठीक है, शो कर रहा होगा आपको, जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग अभी आगे सॉल्व करने वाले हैं इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए, जैसे अब थोड़ा इसमें है ना, इस वजह से जूम की वजह से ज्यादा दिक्कत हो रहा है, फोन में आपको सही दिखेगा। स्टॉप गिव जो भी है इस पे क्लिक कर लिया हमने, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे स्लाइड करते रहेंगे, अपना क्वेश्चन जो भी आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करते जाइए। नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, इसके नीचे दिख रहा है ना 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इस पे भी क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिए, या फिर जैसे 3 हो गया, थोड़ा सा जूम है ना, ठीक है, 3 के आगे 4 लिखा हुआ, 4 पे क्लिक कर देंगे, 5 पे क्लिक कर देंगे, तब भी आपका क्वेश्चन बदलता जाएगा। 6 पे क्लिक कर लीजिए, 7 पे कर लीजिए, 8 पे क्लिक करिए, आपका क्वेश्चन चेंज होता जाएगा। इस तरह से आप कुछ भी टिक करते जाइए और अपना सॉल्व करते जाइए। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वहां पे ऑप्शन आएगा फिनिश का। ठीक है, जैसे 20 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चले गए तो देखिए हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद आ गया फिनिश क्विज, इस पर क्लिक कर लेंगे, आप पूछेगा कि आप सबमिट करना चाह रहे हैं, ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपने क्वेश्चन सही किया है वो यहाँ पे बता देगा, आप पास हुए या फेल। जैसे कि देखिए यहाँ दिखा रहा है ना 10% 33% लाना था, उसमें से 10% ही आया, फेल दिखा रहा है। ठीक है, मैंने जो है गलत क्वेश्चन के टाइम स्पेंड दिखा रहा है कि 1 मिनट का समय लगा था 6 सेकंड का, पॉइंट दे रहा है कि 20 में से 2 सही हुए हैं, क्वेश्चन 20 था, करेक्ट 2 है, रॉन्ग 18, स्किप 0 है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आ गया। अब इसके में क्या करना है आपको, जैसे आप देखना चाह रहे हैं कि आपने क्या सही किया और क्या गलत हुआ, उसके लिए आपको रिव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। आप दोबारा से टेस्ट देना चाह रहे हैं तो रीटेक पे क्लिक करेंगे। रिव्यू पे जैसे हमने क्लिक कर लिया, अब यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, देखिए अब यहाँ पे है, हमने टिक किया था अपने काम पर ध्यान दो। ये जो टिक किया हुआ है, हमने जो टिक किया है
तो उसमें देखिए ग्रीन टिक लगा हुआ कि अपने काम पर ध्यान दो, हमने टिक किया हुआ है और इसको लाल ब्रैकेट में इन्होंने बंद कर दिया, मतलब यह क्वेश्चन जो हमने टिक किया गलत है। सही कौन सा है? तो जो ग्रीन ब्रैकेट में बंद है, गैंगवे और फर्श को साफ रखना। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कौन सा है यहाँ पे, एक सेकंड देखते हैं। अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ कह रहा है अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए, जो है यहाँ पे तो ये स्टॉप का सिंबल है, तो देखिए स्टॉप का यही हमने सही भी किया है और यही ग्रीन ब्रैकेट में भी बंद है ना, तो इसका मतलब ये सही है। नीचे देखिए कोई दिक्कत नहीं है। जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर दे रहा था कि ये सही किया हुआ टिक इस पे है, मतलब हमने इस पे टिक किया हुआ था और यहाँ पे इसने कवर इसको किया हुआ ग्रीन से, मतलब यह क्वेश्चन सही है जबकि इस पे टिक हो गया। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो रखा है ना, मैं इसको सही करवा दूंगा, इसमें क्वेश्चन यही सही होना चाहिए था, ये ऑप्शन ही गलत हो रखा है। ठीक है, इसको मैं सही करवा दूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कौन सा सही किया है और कौन सा गलत है। जैसे इसमें देखिए अगले वाले में, इसमें भी वही है, आपने टिक जो टिक किया हुआ वो आपने टिक किया था, मतलब हमने क्लास बी को टिक किया था और यही ग्रीन ब्रैकेट में बंद भी है, मतलब दोनों सही है, यही हमने सही किया था और यही क्वेश्चन सही भी है आपका। अगला नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमने कोई क्वेश्चन सही नहीं किया है, पर ये ग्रीन ब्रैकेट में जो बंद रहेगा वही सही रहेगा आपका। देखिए ग्रीन वाले कलर में बंद है ना, तो मतलब यह वाला ऑप्शन सही है। अगर आपने टिक किया हुआ है, जैसे कि पहला क्वेश्चन में दिखा रहा है कि हमने टिक किया है पर यह रेड ब्रैकेट में बंद है, मतलब हमने यही टिक किया था पर रेड है, मतलब गलत है। सही कौन सा है? जो ग्रीन वाले में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर बाद में आप जैसे इसे रिटेक करना चाह रहे हैं, रिजल्ट पे चले जाइए, फिर यहाँ पे रिटेक का ऑप्शन आएगा, रिटेक पे क्लिक कर लीजिए, ओके कर दीजिए, फिर दोबारा से आप इसे दोबारा से टेस्ट को दे सकते हैं। तो यह तरीका है आपका क्या, टेस्ट देने का। ठीक है, आज पहले दिन का वीडियो था तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, जिससे आपको समझ में आ जाएगी आपको टेस्ट कैसे देना और पीडीएफ वगैरह भी कैसे डाउनलोड करना है। बाकी हम लोग चलेंगे अब अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब पर्सनल सेफ्टी, इंग्लिश वाला देखिए थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। पर्सनल सेफ्टी मतलब खुद की सुरक्षा कौन सी है? मशीन को साफ रखें, तो देखिए भाई मशीन को साफ रखना मतलब मैकेनिकल के अंतर्गत आ गया ना, मशीन वगैरह की आप साफ सफाई रखोगे, वहां पे जो चिप्स वगैरह है, नहीं होता कि आप जब शुरू में वर्कशॉप में जा रहे हैं तो मशीन को आपको पहले थोड़ा उस पर तेल वगैरह दे देना, ऑयलिंग कर देना, उसके चिप्स वगैरह हटा देना, तो मशीन को साफ रखे हो गया। दूसरा है कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, तीसरा है गैंगवे और फर्श को साफ रखना, तो जैसे मशीन को गैंगवे और फर्श को साफ रखना तो हमारा हाउस कीपिंग के अंतर्गत आता ना। हाउस कीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई करना, हाउस कीपिंग। तो जो गैंगवे या फर्श, जैसे फर्श वगैरह पे तेल वगैरह ना गिराओ, नहीं तो आप शूज वगैरह पहन के जाओगे और वहां स्लिप कर जाओगे। ठीक है, तो हम फर्श वगैरह की भी साफ सफाई रखते हैं, जो कि हाउस कीपिंग के अंतर्गत आता है, ना कि पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत। टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। ठीक है, तो ये अगर आप टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखोगे तो इससे आपकी कोई पर्सनल सेफ्टी थोड़ी हुई। हाँ, इससे ये फायदा होगा कि आप उसको उचित स्थान पर रखोगे तो आपको टूल ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको मालूम होगा कौन सा टूल कहां पे रखा हुआ, आप गए वहां से उठा के लेके चले आए। नहीं तो क्या होगा कि आज आप यहाँ टूल रख रहे हो, कल वहां रख रहे हो, तो 4 बार ढूंढोगे कि यार यहाँ रखा था कि वहां रखा था। तो इसीलिए जो टूल है उसको उचित स्थान पर रखेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो इससे आपकी कोई पर्सनल सेफ्टी तो हुई नहीं, इससे आपको काम करने में आसानी हुआ और आपके टूल्स भी खराब नहीं होंगे, जो जिस स्थान पर रखना अगर उस स्थान पर रख रहे हैं तो पर्सनल सेफ्टी कौन सा आएगा? तो ऑप्शन बी जो है, अपने काम पर ध्यान दो। कहने का मतलब है जब आप मशीन वगैरह चला रहे हैं तो उस समय आपको फोकस रहना है कहां पे? अपने काम पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इधर मशीन चला रहे हो और आप किसी और चीज पे ध्यान दे रहे हो कि आपका बगल वाला जो पार्टनर है वो कौन सा काम कर रहा है, अरे यार वो तो घूम रहा है, वो तो काम ही नहीं कर रहा है, आप उधर ध्यान दोगे और आपका हाथ इधर चला जाएगा, तो फिर आपका नुकसान होगा, व्यक्तिगत नुकसान होगा, आपके हाथ कट सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो आपको क्या करना है? अपने काम पे फोकस रखना है, ना कि अगल बगल आपके आसपास क्या चल रहा है। जब भी आप काम कर रहे हो तो उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ना ही सिर्फ आपको मतलब वर्कशॉप या मशीनों पे करना होता है, आप बाहर भी जैसे सड़क पे चल रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो उस समय भी हमें ये चीजें ध्यान रखनी होती है कि हम अपने काम पर, मतलब हम बाइक चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अपने रोड पर फोकस रखें, वहां ध्यान दें। ऐसा नहीं कि इधर चल रहे हैं और कुछ और दिमाग में चल रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो या दाएं बाएं सड़क पर देख रहे हो, तो दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा का मतलब यही हुआ कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस शनिवार प्रतीक का नाम बताइए। देखिए इस सिंबल को आपको ध्यान रखना होगा, मैं सारे सिंबल को बताऊंगा। क्वेश्चन में आपका इन्होंने ये वाला पूछ रखा है, बट मैंने सारे सिंबल्स को ले लिया। क्यों लिया है? कि जिससे अगर मान लीजिए एग्जाम्स वगैरह में होता है ना कि हो सकता है कि ये सिंबल तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपने देखा, एक सिंबल यही मैंने बता दिया, ये आपको समझ में आ गया, बाकी सिंबल आप देख ही नहीं रहोगे और हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन को बदल दे, हो सकता है इनमें कोई ऑप्शन वाला उठा ले उसको क्वेश्चन बना दे, तब तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको यार ये तो मैं जानता ही नहीं हूं अभी कौन सा वाला आ गया।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन होगा सारे ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि अगर क्वेश्चन वगैरह चेंज भी होता है तो उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप देखोगे ना कि जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके साथ क्या होगा, चार चार ऑप्शन दिखेंगे ना, तो मतलब एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके साथ हमारा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक तरह से। आपको लगा कि यार मेरा 10 ही हुआ, 10 नहीं हुआ, आपका 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम लोग सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, शनिवार और प्रतीक का नाम क्या है। तो जब इस तरह से त्रिभुज बना करके बिल्कुल ब्लैंक हो, बीच में खाली हो, तो स्टॉप का सिंबल होता है, रुकने का सिंबल होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन है, गिव वे, रास्ता दे, कहीं से मतलब आपको पास चाहिए, मतलब जा रहे हैं और वहां से आपको रास्ता चाहिए, मतलब पास चाहिए, तो गिव वे का सिंबल होता है जो आपको ये दिख रहा है, ऑक्टागोनल होता है। देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं, ऑक्टागोनल है। ठीक है, और बीच में ऐसे ब्लैक कलर से भरा हुआ होता है। तो जब इस टाइप का सिंबल होता है तो वह गिव वे का सिंबल होता है, रास्ता दे का सिंबल होता है। ठीक है, फिर 2 ऑप्शन और है, गार्डेड और अनगार्डेड। ठीक है, गार्डेड और अनगार्डेड। तो यहां देख रहे हैं गार्डेड वाला ये है। गार्डेड में क्या होगा, इसमें भी देखिए त्रिभुज बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जगह नहीं होगी तो रास्ता कैसे देगा? जगह नहीं होगी फिर रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गार्डेड वाला है और अनगार्डेड वाला है। तो गार्डेड में क्या होगा कि जैसे रेलवे पटरी दिख रही है आपको ना, रेलवे पटरी दिख रही हो किसके अंदर, त्रिभुज के अंदर, तब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे गार्ड उपस्थित है। मतलब जो आपके रेलवे क्रॉसिंग वगैरह फाटक होते हैं, रेलवे फाटक होते हैं, क्रॉसिंग होता है, तो वहां पे होता है ना गेटमैन वगैरह वहां पे रहते हैं। तो अगर सिंबल वहां पे इस टाइप का बना हुआ है, जहां पे रेलवे फाटक लगा हुआ है, और उस रेलवे फाटक के पास में आप देखते हैं ना एक पोल गाड़ दिया जाता है लोहे का, और उस पे गोल सा रहता है, उसको चक्रती टाइप का, और उस पे सिंबल बना रहता है। तो अगर यह सिंबल बना हुआ तो इसका मतलब है कि इस रेलवे फाटक पे गार्ड उपस्थित है। वह जो है ट्रेन वगैरह आएगी जाएगी तो वह गेट बंद करेगा खुलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि भाई मुझे पार करना है अगर इस क्रॉसिंग को तो कैसे करूं। आप जाओगे, अगर गेट बंद है तो आप समझ जाओगे कि ट्रेन आने वाली है, गेट खुला हुआ तो आप चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओगे। ठीक है, लेकिन अनगार्डेड वाले में क्या होता है, अनगार्डेड मतलब इस टाइप का सिंबल, त्रिभुज बना होगा लेकिन अंदर ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है ना, कि ट्रेन है अंदर। इसका मतलब है कि अगर जिस रेलवे फाटक पर इस टाइप का सिंबल बना हो, इसका मतलब वहां पे गार्ड उपस्थित नहीं है। क्या है, अनगार्डेड है। अनगार्डेड मतलब वहां पर कोई भी गार्ड उपस्थित नहीं है, आपको अपना ध्यान खुद से देना है। ठीक है, ऐसा पहले होता था, आजकल तो भाई धीरे धीरे हर जगह ये गार्ड हटाते जा रहे हैं, क्योंकि वो अलग से बन जा रहा है ना अंडरपास टाइप का। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि भाई जो इस टाइप का अनगार्डेड कहां होता था, गार्ड का होना जरूरी होता था भाई, वो जो है गेट को खोलता था बंद करता था। पर जो दूर दराज के गांव होते थे, मतलब कुछ ऐसे एरिया होते थे जहां से हमारी रेलवे क्रॉसिंग गुजरी होती थी किसी सड़क को क्रॉस करते हुए, लेकिन वह ऐसा एरिया होता था जहां पर बहुत ही कम लोगों का आना जाना होता था ना, दूर दराज किसी सुनसान एरिया में। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे गार्ड नहीं होते थे, वहां पे इस टाइप का सिंबल बना दिया जाता था, वहां पे रेलवे फाटक भी नहीं होता था, ना तो गार्ड होते थे, ये सिंबल बना होता था, ताकि आदमी समझ जाए कि यार यहाँ पर जो है गार्ड नहीं है, मतलब रेलवे फाटक भी नहीं है, गार्ड भी नहीं है, मुझे खुद से देखना है यहाँ पर कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है, खुद अपनी जान माल की सुरक्षा करनी है। ठीक है, तो यह वाला ऑप्शन तब सही होता। तो सारे सिंबल आप अच्छे से देख लीजिए, ध्यान रखिए। जब भी रेलवे पटरी बना हुआ त्रिभुज के अंदर, इसका मतलब ये गार्डेड है, यहाँ पे गार्ड उपस्थित है। और जब त्रिभुज के अंदर जब ट्रेन बना हो, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेन आएगी जाएगी, आपको अपना खुद से ध्यान रखना है, आपको देखना है कि ट्रेन है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। क्या कह रहा है, ज्वलनशील लिक्विडेबल, लिक्विडेबल मतलब द्रव, जो ज्वलनशील द्रव है उसको किसमें वर्गीकृत किया जाता है। देखिए जो हमारी आग है ना, उसे 4 भागों में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। हम चारों के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, चारों को हम लोग देख लेंगे। जब चारों को देख लेंगे तो इससे आसानी होगा कि कभी भी एग्जाम में जो मैंने बताया आपको कि कितना भी ऊपर नीचे ऑप्शन कर ले, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ज्वलनशील लिक्विड, तो मैं पहले बात करता हूं क्लास ए की। ठीक है, क्लास ए आग कौन सी होती है, तो क्लास ए आग जो होती है हमारे, इसको कार्बोनेशियस आग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बो, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, कार्बोनेशियस आग क्लास ए वाले को बोला जाता है। इसमें क्या क्या आता है, तो कार्बोनेशियस आग मतलब लकड़ी में, लकड़ी, कागज, कपड़ा, लकड़ी, कागज, कपड़ा, इनमें जो आग लगती है ना, वह क्लास ए के अंतर्गत रखा गया है, कार्बोनेशियस आग भी से कहते हैं। क्लास बी क्या होगा, क्लास बी में जो है हमारा, जो हमारा ज्वलनशील द्रव होता है, ज्वलनशील द्रव, उनको क्लास बी में रखा गया है। अब ज्वलनशील द्रव मतलब ऐसे द्रव जो ज्वलनशील हो, जो आग पकड़ लेते हो, क्योंकि पानी तो आग पकड़ेगा नहीं ना, द्रव वो भी है
देखिए ऐसा द्रव होना चाहिए जो क्या ज्वलनशील हो, उन्हें क्लास बी में रखा गया। जैसे अब तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि भाई डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब ज्वलनशील है ना, कैरोसिन आयल हो गया, मतलब ये सब क्या है, सब ज्वलनशील द्रव है। तो ये सब किस में रखे गए थे, क्लास बी में रखे गए थे। क्लास सी में किसको हमने रखा, गैसीय आग को। किसको, गैसीय आग, मतलब गैसों में लगने वाली जो आग होती है उन्हें क्लास सी में रखा गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद लास्ट क्या का, क्लास डी। क्लास डी में, तो क्लास डी में रखा गया था बिजली में लगने वाली आग। बिजली में लगने वाली आग मतलब बिजली से, सॉरी, ठीक है, कैसे, शॉर्ट सर्किट के द्वारा। बिजली में शॉर्ट सर्किट होता है, वहां भी तो आग पकड़ता है, कभी देखिए ट्रांसफार्मर जलने लगता है, कभी शॉर्ट सर्किट से कहीं भी आग, कभी तार जल रहा, कुछ हो रहा, तो जो बिजली के शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगती है उन्हें क्लास डी में रखा गया है। किनको, बिजली से लगने वाली आग, बिजली से लगने वाली आग, इनके शॉर्ट सर्किट द्वारा। ठीक है, या फिर मेटल में लगने वाली आग। ठीक है, मेटल, मेटल का मतलब क्या, धातु, लोहा, कोई मेटल, कोई धातु, कोई लोहा अगर जल रहा है तो उसे भी क्लास डी में रखा गया है, और बिजली वाले को भी क्लास डी में रखा गया है। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ना, एग्जाम में आया हुआ भी था, और डीआरडीओ का था या यूपीआर जनरल का था, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने क्लास डी वाला माना भी है, क्लास डी जो है मेटल के अंतर्गत। तो क्लास डी वाला में ध्यान रखना होगा कि मेटल में पूछेगा तब भी सही करेंगे, बिजली वाला पूछेगा तब भी सही करेंगे। तो ये तो हो गई कि कौन सी आग कौन सी, और हमने किसको किसमें रखा हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहीं पर हम एक चीज और देख लेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आग और फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है, क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाला यंत्र, जिससे क्या कहते हैं, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र। तो पहले तो हमें पता चल गया कि कौन सी चीज में आग लगेगा, तो उसे किस क्लास में रखा गया है। 4 प्रकार का क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और कौन सा किस में है। अब इनको बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक का यंत्र करेंगे, सॉरी, कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए ठीक है, तो जैसे कार्बोनेशियस आग है या फिर लकड़ी, कागज, कपड़ा में आग लगाओ, तो उन्हें बुझाने के लिए पानी के बौछार वाला अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं। कौन सा, पानी के बौछार वाला। इनके लिए पानी का बौछार ही उपयुक्त होता है, पानी के बौछार वाला अग्निशामक यंत्र यूज किया जाता है। उसके बाद क्लास बी की आग, जो ज्वलनशील द्रव है, जैसे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, अगर इसमें आग लगी है तो इनको बुझाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, कि इनको बुझाने के लिए यूज किया जाता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फोम टाइप मतलब झाग वाला। फोम का मतलब क्या होता है, झाग होता है, झाग होता है। ठीक है, जैसे साबुन का झाग बनाया जाता है ना, तो उस तरह से। तो फोम टाइप मतलब झाग वाला एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है क्लास बी के लिए। ध्यान रखना, सारी चीजें नोट कीजिएगा। या फिर कभी कभी यहाँ पे CO2 भी यूज कर लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लिख लीजिएगा। CO2 मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आएगा तीसरा क्लास गैसीय आग। गैसीय आग के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, तो ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, शुष्क चूड़ वाला, ड्राई पाउडर मतलब शुष्क चूड़ यूज किया जाएगा गैस में लगी आग को बुझाने के लिए। उसके बाद लास्ट है आपका क्या, क्लास डी वाले में जो बिजली वगैरह लगता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए यूज किया जाता है CTC। क्या यूज किया जाता है, CTC या फिर BCF। ठीक है, अब ये चीज क्या है, तो जो CTC है इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। कई बार तो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। CTC को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और BCF, ठीक है, क्लास डी की आग बुझाने के लिए, बिजली के द्वारा लगी आग या फिर मेटल द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए CTC यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। या फिर BCF यूज किया जाता है, जैसे ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो, या डाई बोल देता है कहीं पे, कहीं डी लिख देता है, डी फ्लोरो मेथेन, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इन्हें हेलेन एक्सटिंग्विशर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, हेलेन एक्सटिंग्विशर। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है, हेलोन
एक्सटिंग्विशर। आई बात समझ में? तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा बिजली से लगने वाली आपको किसी भी आ जाता है तो हो सकता है सीटीसी या बीसीएफ ऑप्शन में ना हो, ज्यादातर सीटीसी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 99% आपको सीटीसी मिलेगा। सीटीसी ना हो तो हो सकता है हेलेन एक्सटिंग्विशर लिखा हो, तो सीटीसी या बीसीएफ को हेलेन एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है। तो या तो ये वाला नाम हो या ये हो, कोई भी हो चलेगा। तो इस चीज को आप, मैं साइड में हट जा रहा हूं, यहाँ पे वीडियो रोक करके ये पूरा डिटेल आप नोट कर लीजिए। अगर आपने इस चीज को नोट कर लिया ना तो आपका आग और अग्निशामक के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर के सारे क्वेश्चन का काम खत्म। कुछ भी पूछ लिया आप बिल्कुल सही कर ले जाओगे। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तत्काल जीवन रक्षक का मतलब तुरंत, मतलब किसी को चोट लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत अपनाए जाने वाले जीवन रक्षक, मतलब जीवन को बचाने के लिए, मनुष्य को, आदमी को बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है इनमें से? ठीक है, फर्स्ट एड, कॉल ए डॉक्टर, ठीक है, गहन देखभाल, मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा उपचार। ठीक है, तो देखिए चिकित्सक को बुलाना, गहन देखभाल करना, चिकित्सा उपचार। तो चिकित्सा उपचार तो तब होगा जब चिकित्सक को बुलाया जाएगा, ठीक है, और जब चिकित्सक आ जाएगा तभी तो फिर वो गहन देखभाल करेगा, उसको चीजों को सही करेगा। लेकिन जब चोट लगी हुई है तो उस समय जो है क्या किया जाता है? तो फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, जो पहला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा का मतलब है, आपने देखा होगा जो बाइक वगैरह हो, कार हो, आप नई बाइक भी खरीदोगे ना तो उसके सीट कवर के नीचे देखोगे तो फर्स्ट एड का किट बॉक्स रखा रहता है। घरों में भी लोग जनरली रखते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है? आपका रुई हो गया, स्प्रिट हो गया, स्प्रिट घाव को धोने के लिए रुई रखा रहता है, मलहम रखा होता है, बेटाडीन मलहम वगैरह रख लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब चोट लगती है तब उस समय भाई तुरंत डॉक्टर आ नहीं जाएगा, तो हम पहले चोट लगने पे डॉक्टर को तो आप बुलाओगे ही, ठीक है, चिकित्सक को बुलाओ, लेकिन चिकित्सक को आने में टाइम लगेगा ना। ऐसा तो ना आपने बोला डॉक्टर आ जाइए और तुरंत वहां पे प्रकट हो गया, तो उसको आने में टाइम लगेगा। तो जब तक वो आएगा तब तक आपके चोट से जो है घाव आप लगा हुआ, वहां से खून बह रहा होगा, तब तक तो खून बह के खत्म हो जाएगा काम, ठीक है। तो उस समय क्या करोगे? उस समय राहत के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एड यूज करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा यूज करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा मतलब जो फर्स्ट एड किट बॉक्स होता है उसमें आपका क्या रखा रहता है? मैंने बताया ना, आजकल बाइक वगैरह में भी आ रहा है आपके साथ, उन्होंने मतलब इसे कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे कि कहीं पे थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो आदमी तुरंत क्या करे? उस घाव को स्प्रिट वगैरह से साफ करके मलहम लगा करके पट्टी बांध सके, जिससे कि कुछ देर के लिए राहत मिले, तब तक डॉक्टर आ जाएगा, फिर इलाज शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। देखिए ये वाला पूछ रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, बाकी जो मैंने ले रखा है आपको समझाने के लिए, जो बाकी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये वाला पूछा हुआ है कि यह जो है यहाँ पे इस चेतावनी प्रतीक का नाम पूछ रहा है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है, ठीक है। स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों का मार्ग। तो देखिए है यहाँ पे क्या है? एक त्रिभुज बना हुआ और अंदर ट्रेन दिखाई जा रही है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर त्रिभुज बना हो और सिर्फ रेलवे पटरी हो तो इसका मतलब वहां पे गार्ड उपस्थित है, गार्डेड है। पर अगर त्रिभुज बना हुआ है, अंदर ट्रेन है, मतलब वहां बताया जा रहा है कि भाई यहां से ट्रेन जाएगी आएगी, आप अपना खुद देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे गार्ड उपस्थित नहीं है, मतलब अनगार्डेड है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अनगार्डेड, जो उन्होंने पूछ रखा है। स्कूल क्या होगा? ये वाला तो सिंबल बहुत आसान है, बहुत आसानी से याद होगा। देखिए त्रिभुज में क्या है? एक बच्चा है जो बैग को लेकर के जा रहा है, तो ये तो बड़ा आसान है ना भाई, बैग लेकर के कहां जाएगा बच्चा? स्कूल ही जाएगा, ठीक है। तो स्कूल वाला सिंबल ये हो जाएगा, तो बहुत आसानी से याद रहेगा, ठीक है। अगला है गार्डेड, संरक्षित। संरक्षित मैंने बताया कि अगर त्रिभुज के अंदर रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है, सॉरी रेलवे पटरी बनी हुई है, तो इसका मतलब वहां पे गार्डेड है, गार्ड उपस्थित है। लास्ट वाला जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे एक लाइनिंग खींची गई है, ऐसे ऐसे लाइनिंग खींचा गया है और इस पर एक बच्चा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यार इस पे पैदल चल रहा है। तो ऑप्शन जो डी है आपका, पैदल चलने वालों का मार्ग, तो उसका सिंबल यह हो जाएगा, ठीक है, पैदल चलने वालों का मार्ग। कभी कभी से जैसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कह रहा है या फिर जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ इंडिया में तो ये चीजें थोड़ा कम देखने को मिलती है, लेकिन आप अदर जगहों पे देखोगे ना, अदर कंट्रीज में, तो इस टाइप से सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी सड़क को क्रॉस कर जाओगे, हमारे यहाँ तो कहीं भी चल जाए तुरंत क्रॉस करके ना, ऐसा नहीं होता है। वहां पे जहां पे इस टाइप से पेडेस्ट्रियन बना होगा, ऐसे पट्टी, मतलब सब व्हाइट व्हाइट से ना पट्टी खींची हुई होती है, तो वहां पे क्या होगा, जो कार वगैरह जो गाड़ियां आएंगी रोड पे ना, तो उस पट्टी के पास अपने आप रुक जाएंगी और फिर उस पट्टी से वहां पे टाइमिंग चलती रहती है। फिर जब आप सड़क क्रॉस करोगे तो इस जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करोगे, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप चलना शुरू कर दिए। जहां जहां जेब्रा क्रॉसिंग बना होगा सिर्फ वहीं से आप पैदल सड़क को क्रॉस कर सकते हो। टाटा मोटर्स वगैरह में जो लोग गए होंगे तो वहां भी देखेंगे तो अंदर इस टाइप का सिस्टम बना होता है, जो कंपनी है टाटा मोटर्स, वहां पे अंदर इस टाइप का सिस्टम है, मैंने देखा था वहां पे। तो वहां पर भी जैसे गाड़ी आती थी तो जैसे आपको सड़क क्रॉस करना तो आप कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकते, गार्ड वगैरह वहां पे
बताते थे कि भाई जहां पे आपका इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है सिर्फ आपको वहीं से क्रॉस करना है। तो ये चीज होता है पैदल चलने वालों का मार्ग। तो इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि भाई ये सड़क टाइप का बना हुआ लाइनिंग खींच के और इस पे एक लड़का चल रहा, मतलब पैदल चल रहा है तो पैदल चलने वालों का मार्ग। तो आपको सिंबल ध्यान रखना है, क्या करना है, सिंबल को ध्यान रखना है। कोई भी सिंबल पूछ सकता है। लेकिन लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी या किस क्लास के अंतर्गत आती है? बिल्कुल आसान है, इसीलिए मैं सारी चीजें बता रहा था ना। अब आप तुरंत बता दोगे भाई क्लास ए में आती है। लकड़ी कागज जो भी कार्बनशील साग होते किसमें आता है? क्लास ए में। क्लास बी में क्या आ जाएगा? ज्वलनशील द्रव आ जाएगा, ज्वलनशील द्रव लिक्विड, ठीक है, डीजल पेट्रोल मैंने बताया था जो कैरोसिन। क्लास सी में क्या आ जाएगा? गैस के द्वारा लगने वाली आग, क्लास सी में आ जाएगा। क्लास डी में क्या आ जाएगा? बिजली वाला आग हो, बिजली वाला आग हो या फिर मेटल वाला हो, धातु में लगी आग हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन बीसीएफ और कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या कहते हैं? सीटीसी। पीछे बात हुई थी, सीटीसी या बीसीएफ से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मैंने आपको बताया था जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हम लोग कभी कभी क्लास बी को बुझाने के लिए इसका भी यूज कर लेते हैं। नहीं तो जनरली किसका यूज किया जाता है? जनरली यूज किया जाता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का क्लास बी की आग को बुझाने के लिए। हेलोन एक्सटिंग्विशर मैंने आपको बताया था कि हेलोन एक्सटिंग्विशर, कभी कभी कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोमेथेन को हेलोन एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। यह किसके लिए यूज किया जाता है? यह यूज किया जाता है क्लास डी की आग को बुझाने के लिए, मतलब बिजली द्वारा या मेटल में लगी आग को बुझाने के लिए। फोम टाइप वाला किस लिए यूज किया जाएगा? यह भी क्लास बी के लिए यूज किया जाएगा, अभी हमने बात किया। और ड्राई पाउडर वाला किस लिए यूज किया जाएगा? क्लास सी के लिए यूज किया जाएगा। किसके लिए यूज किया जाएगा? क्लास सी। क्लास सी मतलब गैस द्वारा लगी आग को। तो यहां क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हालांकि ये मैंने पहले ही बता दिया, तो जो लोग अच्छे से नोट करके उसे याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होंगे। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है? यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, इंग्लिश वाला वर्ड कभी कभी ज्यादा सुटेबल पड़ता है। मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ठीक है। यांत्रिक व्यावसायिक खतरा के अंतर्गत कौन सा आता है? तो अभी हम सारों जो भी यहाँ पे दिया ना, चारों सबके बारे में पढ़ेंगे कि किसमें क्या आता है। तो इससे क्या होगा, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि भविष्य में क्वेश्चन कुछ भी करे तो आपको दिक्कत ना है। आपका पूरा आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपका पूरा थ्योरेटिकली चीजें तैयार होती जाएंगी, बहुत ही मजा आएगा आपको, आगे भी ये चीजें काम आएंगे, ठीक है। जैसे पहला है नॉइज, शोर। शोर किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है हमारा फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? फिजिकल हैजार्ड मतलब शारीरिक खतरा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? शारीरिक खतरा मतलब आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। फिजिकल हैजार्ड किससे? नॉइज से, क्योंकि जब शोर होगा भाई, नॉइज होगा, शोर होगा, बहुत ज्यादा शोर है तो भाई मनुष्य को डिस्टर्ब करता है ना, इसीलिए तो देखते हैं जो ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है, ठीक है, आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। तो ये आपके फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा? नॉइज, शोर। और भी चीजें इसमें आती है जैसे वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से भी आपकी बॉडी की दिक्कत होगी। वाइब्रेशन है तो वह भी फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। नॉइज हो रहा है, फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। गर्म ठंडा मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, गर्म ठंडा होगा तो भी वह किसके अंतर्गत आएगा? फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आएगा। और एक और होता है आपका रेडिएशन। क्या होता है? रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब विकिरण। रेडिएशन क्या चीज है? तो जो आपके किरणें निकलती है ना, रेडिएशन, उन्हें टावर वगैरह से आजकल बात नहीं करते कि भाई 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, तो इसकी जो रेडिएशन है, जो किरणें निकल रहे हैं, उससे पक्षियों को नुकसान हो रहा है, वहां पे नजदीक रहने वाले आदमियों को भी नुकसान होता है, इंसानों को भी वो किरणें हानिकारक होती है, नुकसान करती है, तो ये रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन से हमारे फिजिकल चीजों को नुकसान होता है, इसलिए वो भी फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेडिएशन, गर्म ठंडा, वाइब्रेशन है, नॉइज जो भी किसके अंतर्गत आता है? फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है, जबकि हमसे क्वेश्चन में मैकेनिकल पूछ रखा है। अगला देखते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब विषैला। कोई विषैला चीज कैसे केमिकली तैयार होता है? केमिकल के द्वारा विषैला चीज तैयार होगा। तो ये जो टॉक्सिक होगा, विषैला चीज होगा, ये केमिकल हैजार्ड के अंतर्गत आएगा। किसके? केमिकल हैजार्ड मतलब रासायनिक खतरा। क्या? रासायनिक खतरा, ठीक है। या कोई विस्फोट, भाई विस्फोटक पदार्थ भी तो बनाए जाते हैं, तो जो विस्फोटक पदार्थ है वह भी इसी के अंतर्गत आएगा, केमिकल हैजार्ड के अंतर्गत। क्लियर? उसके बाद अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब क्या होता है? अकुशल। अनस्किल्ड मतलब आपको स्किल नहीं आती है, कोई मशीन चलाना है, ठीक है, कोई जॉब बनाना है, कोई काम करना, तो आपके पास उसकी स्किल ही नहीं है, तो आप अनस्किल्ड कहलाओगे।
तो अनस्किल किसके अंतर्गत आएगा? तो अनस्किल मतलब अप्रशिक्षित भी कह सकते हो, अकुशल भी कह सकते हो। यह आता है आपका साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक खतरा। किसके अंतर्गत? मनोवैज्ञानिक खतरा, साइकोलॉजिकल होता है ना, साइकोलॉजिकल हैजार्ड। इसमें क्या क्या आएगा? जैसे अनस्किल्ड हो गया आपका, और अगला धूम्रपान। धूम्रपान भी साइकोलॉजिकल हैजार्ड के अंतर्गत, मनोवैज्ञानिक खतरा के अंतर्गत आता है। धूम्रपान मतलब समझ रहे हैं ना, वही जो बीड़ी, तंबाकू, जो ये सब चीजें होता है, सिगरेट, ये सब चीजें नहीं पीना चाहिए, मतलब उन्हीं सब चीजों को मनोवैज्ञानिक खतरा, साइकोलॉजिकल हैजार्ड के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, बीड़ी, सिगरेट, जो आपका ये बिमल उगल गुटखा होता है ना, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और एल्कोहलिक, एल्कोहलिक मतलब जो शराब होता है, मदिरा, ठीक है, क्या बोलते हैं? मदिरा भी बोलते हैं, शराब, मदिरा जो होता है वह भी साइकोलॉजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। उसके बाद लास्ट क्या है आपका? अनगार्डेड मशीनरी, मतलब ऐसी मशीन जिसपे गार्ड नहीं लगा हुआ है। गार्ड का मतलब जैसे मशीन वगैरह पे बेल्ट वगैरह चढ़ा होता है ना, बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट एक दूसरे से चढ़ी हुई है, चेन लगी हुई है, तो जहां पे बेल्ट या चेन चढ़ी होती है उस पर अलग से एक गार्ड, मतलब लोहे का सुरक्षा करने के लिए उसके ऊपर गार्ड लगा दिया जाता है, जिससे कि कोई मनुष्य का सीधे कपड़ा वगैरह या हाथ वगैरह उसकी बेल्ट वगैरह की चपेट में ना आए। ठीक है, जैसे आपने साइकिल पे देखा होगा, आप साइकिल चलाते हो ना, तो साइकिल का पेडल के पास में जो चेन चढ़ा होता है, जो चेन होता है, तो नॉर्मल स्पॉकेट हो गया आपका, क्या हो गया? स्पॉकेट, और इस पे चल रही है चेन। अगर इसके ऊपर देखते हैं तो फिर लोहे का ऐसे कवर बना करके इसको ढक दिया जाता है, चैन कवर। उस चैन के ऊपर क्या होता है? लोहे का कवर उसे ढका रहता है। क्यों? अगर वो कवर नहीं होता तो उससे क्या होता? आपको नुकसान पहुंचता, भाई पैंट उसमें फंस सकती है, आपको चोट लग सकती है, आपका पैंट गंदा होगा। ठीक है, तो वो उसको ढक दिया गया, किस लिए? उसको गार्ड, वही उसका सुरक्षा करता है, गार्डेड मशीनरी कहलाएगा। बाइक वगैरह का भी देखेंगे, चेन वगैरह को उसको कवर कर दिया जाता है, वही गार्डेड होता है। ठीक है, मशीनों पर ऐसे पुली वगैरह जहां पे लगी होती है, बेल्ट वगैरह लगी होती है, आप देखना ड्रिल मशीन में, ड्रिल मशीन में भी देखेंगे तो ड्रिल मशीन के ऊपर जो मोटर और इसके स्पिंडल को चलाने के लिए जो आपकी पुली होती है, ग्रुप कटी हुई इसकी पुली, तो उनके ऊपर वैसे ही लोहे का वो लगा दिया जाता है, उन्हें ढक दिया जाता है, तो गार्डेड मशीन होती है, उन्हें गार्ड के द्वारा ढक दिया गया। पर जिस मशीन पर वह गार्ड ना लगाओ, सीधे बेल्ट दिख रही हो, तो वह मशीन क्या कहलाएगा? अनगार्डेड मशीनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनगार्डेड मशीनरी कहलाएगा। और चूंकि मशीन की बात हो रही है तो मैकेनिकल खतरा के अंतर्गत आ जाएगा, व्यवसायिक यांत्रिक वाला। ठीक है, मैकेनिकल हैजार्ड के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? यांत्रिक वाला, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अनगार्डेड मशीनरी मतलब मशीनों पे जो गार्ड वगैरह नहीं लगा हुआ, अनगार्डेड है, तो मैकेनिकल हैजार्ड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन सा हैजार्ड किसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके। अगर कोई घायल व्यक्ति है, उसे चोट लगी हुई है और वहां से खून बह रहा है, रक्तस्राव, खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है, ठीक है, जो भी कह लीजिए, तो रक्त बह रहा है, तो उसे कैसे रोका जाए। तो देखिए, जब चोट लग जाता है, आप अपना मतलब इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। आप नॉर्मली सोचिए कि जब आप बचपन में आप लोग भी खेलते कूदते थे, तो क्या होता था भाई, इधर उधर कहीं ना कहीं चोट लग जाती थी, तो हम लोग क्या करते थे, थोड़ा बहुत कहीं से ब्लेड से कट गया, ठीक है, या फिर कहीं पे उंगली दरवाजे वगैरह में आ गए, तो जब चोट लगती थी तो सबसे पहले हम क्या करते थे, उसे तेजी से दबा देते थे। ठीक है, तेजी से, जहां पे चोट लग गया, खून निकल रहा, अगर आप तेजी से उसे दबाओगे हाथ से दोनों, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वहां पे हम जब प्रेशर देते हैं तो जो खून होता है ना, वहां पे जहां से निकल रहा होता है, हल्का सा वहां पे खून जब उसका थक्का जम जाता है, फिर वह खून वहां से बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो जब खून बह रहा होता तो हम पहले उस पर दबाव देते उस जगह चोट पे, जिससे कि खून बंद हो जाए। हालांकि कुछ लोग क्या करते रहे होंगे कि चोट लगते तो मुंह में डाल लेते थे, तो मुंह में भी डाल के तो चूसते थे, फिर दबाते थे। ठीक है, तो दबाव देने से क्या होता है कि वहां से खून आना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि रक्तस्राव को कैसे रोके, तो ऑप्शन डी जो है आपका, घाव पर दबाव दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि चोट लग गया तो आप तुरंत उस पर मलहम लगा लोगे, जैसे ऑप्शन दिया ना, पट्टी बांधना, मलहम लगाना। भाई आप पट्टी बांधोगे, वहां से ब्लड निकल रहा है, आप उस पर पट्टी लपेटोगे, ब्लड निकलता रहेगा, पट्टी के लिए जो है ब्लड निकलता रहेगा, क्या मतलब निकलेगा। आप वहां पे मलहम लगाओगे, मलहम आपने वहां पे लगा दिया, ब्लड निकल रहा तो मलहम बह जाएगा ना, वहां रुकेगा ही नहीं। पहले आप क्या करोगे, उस पर दबाव दोगे, आप तेजी से दबाओगे, जब वो ब्लड आना रुक जाएगा उसके बाद आप घाव को हल्का सा साफ कर दोगे, जैसा मैंने बताया फर्स्ट एड बॉक्स में स्प्रिट वगैरह होता है, घाव को साफ करके फिर मलहम लगाकर आप पट्टी बांध सकते हो। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, इस चिन्ह का नाम क्या है। देखिए ये वाला हमने आपको बता रखा है, अब इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए।
भाई यहाँ पे एक लड़का है, इस रोड पे पैदल जा रहा है, मतलब पैदल चलने वाले का मार्ग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। स्कूल क्या होगा, जब लड़का बैग लेकर के जाएगा तो स्कूल हो जाएगा। गार्डेड क्या होगा, जब त्रिभुज के अंदर क्या हो, रेलवे पटरी दिखाई गई हो तो गार्डेड, और सीधे ट्रेन दिखा दी गई हो तो अनगार्डेड, यहाँ पे गार्ड उपस्थित नहीं है। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। बाकी ऐसे डिटेल में हम लोग पढ़ते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। अभी हमारे पास टाइम भी काफी है, तो अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, तो आगे भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन जैसे भी एग्जाम में आएंगे उन्हें सॉल्व करने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं आने वाली है। बस आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी पड़ेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।